हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ नमस्ते बेटे, नमस्ते। भाई मौसम कैसा चल रहा है? यहाँ तो बड़ा खतरनाक मौसम है। बारिश वारिश का खतरनाक मौसम बना हुआ हैं? आप लोगों की साइड में बच्चों मौसम कैसा है? हाँ, हिमाचल और उत्तराखंड की साइड में तो पता चला बहुत बाढ़, पानी, लैंडस्लाइड ये सब चल रहा है। आप लोगों की साइड? हम्म। धूप है? तुम कहाँ पाए जाते हो? हर जगह तो बारिश हो रही है। तुम्हारे पास धूप कहाँ से है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ वही कह रहा हूँ। अच्छा, कश्मीर में धूप है आज। ओके, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं हम लोग, है ना? तुम कह रहे हो तो हम लोग मान लेते हैं। हम्म। यस। हाँ। अच्छा, लखनऊ में भी? ओके। हम्म। अमेरिका में बहुत ठंड है, तो तुम वहां क्या कर रहे हो? हाँ यार, बड़ी वो हो गया था, घटना घट गई थी, तब नहीं आ पाए थे हम लोग। हाँ, नहीं तो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को सर्दी गर्मी से एलर्जी रहती है। अचानक यदि सर्दी हो, अचानक गर्मी हो, मौसम चेंज हो तो दिक्कत आती है। हाँ। गुड मॉर्निंग। यस 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 यस। हाँ, आज आपको ना सोल्यूशन DPP1 का बना दूंगा। DPP1 का वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा, है ना? क्योंकि आप DPP1 आप लोगों ने कर भी ली होगी। हाँ, आपकी इम्यूनिटी वीक है। हाँ मे बी। वैसे एलर्जी का इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, मगर आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। मान लेता हूँ बात। हम्म। हाँ, तो चलो स्टार्ट किया जाए भाई बच्चों। क्यों, आज की कार्रवाई स्टार्ट की जाए? हैं? हम दोनों लोगों के पास एक ही काम है सुबह उठते ही, कि सुबह उठ के क्लास में घुस जाओ। तुम्हारा भी हमारा भी। हम्म। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा साल पढ़ाई करना बहुत टफ काम है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेली वही करना है, रूटीन के साथ। चाहे जैसी सिचुएशन हो, मुझे भी डेली चाहे जैसी सिचुएशन हो जग के आपके पास आना है, तैयारी करके। और आपको भी वही करना है कि भाई सब कुछ रिवाइज रिवाइज करके आना है। आपकी सिचुएशन ज्यादा टाइट है मेरे से, क्योंकि मुझे ये सब याद है, मुझे ये सब आता है ना? तो मुझे सिर्फ खड़े होना है, मगर आप लोगों को तो मेहनत करनी है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है। मगर तभी तो बहादुर आप हो, सिलेक्शन आपका होता है। चलिए। हाँ। यस। हम्म। बहुत सही, ठीक है, बहुत अच्छा है। 6 बजे आ जाते हो लाइब्रेरी में तो देखो, ये आपकी मेहनत, आपकी तपस्या ही आपको सिलेक्शन कराएगी। जितनी मेहनत आप करोगे उसी के प्रोपोर्शन में आपके नंबर आएंगे। हाँ। चलो, टेस्ट नंबर ठीक है। हाँ। यस। टेस्ट का सिलेबस जो है, जो टेस्ट होगा
वो कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट है। इसके बाद सारे टेस्ट लिक्विड सोल्यूशन के होंगे। इसके बाद सभी टेस्ट लिक्विड सोल्यूशन के होंगे। टेस्ट का सिलेबस है कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट और फुल सिलेबस टेस्ट है। इस बार आपका टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट है, कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट, कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, फुल सिलेबस टेस्ट है 720 वाला। प्रवीण 720 वाला है। प्रवीण चलो अब हम लोग पढ़ाना शुरू करें। सब लोग आ जाओ जल्दी से। आज जनसंख्या कम है, क्या बात है? आज दिन कौन सा है? बच्चे कहाँ गायब है? चलिए चलो सब लोग रेडी हो जाओ। आज की कहानी क्या क्या है बता देता हूं। आज की कहानी में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, वांट ऑफ फैक्टर है, टीएसडी नंबर 3। सारे बच्चे टीएसडी नंबर 3 के लिए रेडी हो जाए। सभी बच्चे टीएसडी नंबर 3 के लिए रेडी हो जाओ। यस, तो चलो टीएसडी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टेस्ट जल्दी से बताइए, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर ये बताइए, आंसर दो। सारे लोग आंसर दें। यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी। देखो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी का वेपर प्रेशर क्या है? पीए ग्रेटर देन पीबी है। बोथ सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ए टू बी होगा, सॉल्यूशन बी टू ए होगा। कुछ कह नहीं सकते, ऑस्मोसिस होगी ही नहीं, ऑस्मोसिस होगी ही नहीं। बताओ भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर आएगा? ऑस्मोसिस होगी ही नहीं। आंसर दीजिए। देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस किधर से किधर की ओर चलता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर चलता है। प्रेशर के टर्म में हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर चलता है, और सॉल्वेंट के टर्म में सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन चलता है। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। अब इसके हिसाब से आंसर क्या है? अब उसने कहा है ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का कम है, तो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर चलता है, तो फिर ए टू बी चलेगा। ए का प्रेशर हाई है, बी का लो है, तो ए से बी की ओर चलेगा, ए से बी की ओर चलेगा। यस, टीएसडी नंबर 2 इसका आंसर होता है। टीएसडी नंबर 2 इसका आंसर होता है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय एसपीएम। ये तो ठीक लग रहा है। बताइए सब लोग, जल्दी 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 आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था ये भी बताना है मेरे को, मैं भूल गया हूं। आई थिंक लास्ट क्लास में मैं ऑस्मोसिस पढ़ा रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं? एसपीएम से सेपरेट करते हैं, ये तो ठीक है। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ये भी ठीक है। ऑस्मोसिस अकर्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हाई टू लो होता है। ऑस्मोसिस अकर्स लो वेपर प्रेशर टू, अरे नहीं सॉरी, ये सही है ये सही है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस का टू लो प्रेशर टू हाई, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर जाता है,
हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर जाता है। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। अब आप लोग बताएं, अब आप लोग बताइए किसके कितने सही। अब आप लोग बताइए किसके कितने सही, किसके कितने सही, बताओ भाई। यस यस यस, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, 2 आउट ऑफ 2। तो चलो, अरे तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा लास्ट क्लास का वो देख लें कि हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है ना। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया है वो डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मस्त तरीके से आज पढ़ाते हैं सारी चीजों को एकदम। लास्ट क्लास का लेक्चर ये है, इसमें क्या था, कहां तक पहुंचा था मैं। ओके ओके, अच्छा, ऑस्मोसिस पढ़ाई थी, ये देखो, ऑस्मोसिस पढ़ाया, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया, और ये कंडीशन। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर तक पढ़ा दिया था, यहां तक पढ़ाया है, यहां तक है ना बच्चों। तो चलो अब इसी के आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, लास्ट क्लास में ये स्टेटमेंट पढ़ाया था मैंने, तो बच्चों इसी के आगे से उठाएंगे हम लोग चीजों को, ठीक है। अब देखिए, ऑस्मोसिस बता दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने क्या बताया था, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, क्लास स्टार्ट हो रही है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोसिस कब रुकती है, जब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाए। जब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। ये देखो, जब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो प्रेशर कम किधर था, P1 की साइड में, तो P1 की साइड में मैंने एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया जिससे ये दोनों बराबर हो जाए, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया उसी का नाम रखा ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो किसके बराबर है, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर। चेक करो, वो किसके बराबर है, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये देखिए, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा कि ठीक है सर, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। किसी ने कहा कैसे, कि कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, तो जरा ये बताओ। देखो, गौर सुनना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से लगाना पड़ेगा। क्यों, यदि C1 की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, और वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें बाहर से ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए दोनों के प्रेशर कैसे होने चाहिए, बराबर। क्लियर, क्लियर। अब आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हो तो वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा तो हमें बाहर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों, इन दोनों की वैल्यू तो हमेशा बराबर रखनी है। तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो बाहर से लगने वाला प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए पाई की वैल्यू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए पाई की वैल्यू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बात समझ पा रहे हो मेरी।
कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से पाई की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से पाई की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, बात समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए दोनों साइड का प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर। अब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होता चला जाएगा, अब प्रेशर कम होता चला जाएगा तो हमें बाहर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर रखना है, क्योंकि दोनों को बराबर रखना है। क्या हो गया बेटा, स्पैमर किस बात का आ गया? हाँ, है कि नहीं? दोनों को बराबर रखना है। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है CRT। C क्या है, कंसंट्रेशन है। ये देखो वेयर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी। T क्या है, टेम्परेचर। R क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एटमॉस्फेयर लीटर, सॉरी लीटर में इनवर्स नहीं है, एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो बात समझ में आ रही है इतनी? क्या सबको ये बात समझ में आई कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से वेपर, कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? अरे भाई बदमाशी नहीं करो, है ना? आप लोग किसी भी तरह की लड़ाई ना करें, ठीक है? उसको भी हम ही लोगों ने बनाया है, इसको भी हम ही लोगों ने बनाया है, तो इसलिए परेशान ना हो, ठीक है? और लोगों को देखो, लोगों का काम है कहना, कुछ भी कहते रहते हैं। आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, आप अपने इंटरेस्ट पे फोकस करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई भी हो। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं, सबके बच्चों को कहता हूं, क्योंकि आपका काम सिलेक्शन लेना है। एक मिनट यार, थोड़ा सा हैंकी ढूंढना, रुमाल ले लो। आपका काम क्या है, सिलेक्शन लेना है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं ज्यादा किसी की बुराई नहीं कर पाता कि हाँ यार मैं उसकी बुराई करूं, उसकी बुराई करूं। क्यों? क्योंकि देखो सूरज के चमकने को कोई नहीं रोक पाता है। आप थोड़ी देर के लिए उसको धूमिल कर सकते हो, आप मेरी बुराई करके या कोई मेरी बुराई करके थोड़ी देर के लिए तो सिंपैथी ले सकता है, ये थोड़ी देर के लिए अपना कुछ अच्छा कर सकता है, मगर यदि उसको अपना लगातार अच्छा करना होगा ना तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो अच्छा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ, और बच्चों जो भी बच्चा मान लो और भी है तो वो भी पढ़ाई पे ध्यान दे। आप यार पढ़ो मस्ती से, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, परेशान ना हो, है कि नहीं? वहां तुम नहीं सेलेक्ट हो पाए हो, वहां तुम्हें दिक्कत आई है, तभी तो हमारे यहाँ पे हो, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस करो और वहां पर भी पढ़ाई पे फोकस करो यदि कर पाओ तो, ठीक है? पढ़ाई पे फोकस करो। तो वो सब तो यार अपने मिलने वाले हैं, दोस्त यार हैं, तो उनमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका काम पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है? आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच हो जाए आप उससे पढ़ते रहिए। चलो अच्छा, अब टाइम ना बर्बाद करो मेरा,
चलिए अब कोई बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे बातें। तो देखो यार, पाई इक्वल टू क्या आया, CRT आया। पाई इक्वल टू क्या आया, CRT आया। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, T क्या है, टेम्परेचर, R क्या है, गैस कांस्टेंट, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसकी वैल्यू ये निकल के आई। अब मेरे को एक बात बताइएगा, सारे बच्चे गौर सुनिएगा, एक बात बताइएगा कि हमने निकाल लिया कि भाई पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब वो प्रेशर जिसको एक्सर्ट करा के हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकते हैं, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तभी इसका फार्मूला निकल के आया पाई इक्वल टू CRT। पाई इक्वल टू CRT निकल के आया। और दूसरा फार्मूला क्या निकल के आया, उन दोनों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होता है। उन दोनों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होता है, गौर से ध्यान रखिएगा, उन दोनों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होता है। अब मैं एक एक करके आपको सारी बातें पूछूंगा, आप बताते जाइएगा। मैं CHD भी लिख रहा हूं, मैं CHD भी लिख रहा हूं, है ना। मैं CHD भी लिख रहा हूं। अब देखो बच्चों, पहला पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उनके वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होता है। बहुत जल्दी इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, बहुत जल्दी इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है माइनस दूसरे का वेपर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होता है। दूसरा, पाई इक्वल टू CRT होता है। एक फार्मूला ये था, वेयर C इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर किस साइड पे लगेगा जरा बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर किस साइड पे लगाओगे, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट, एक्सर्ट, एक्सर्ट इन, बताओ लो कंसंट्रेशन वाले साइड पे लगाओगे या हाई कंसंट्रेशन वाले साइड पे लगाओगे, हाई कंसंट्रेशन वाले साइड पे, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो जिधर वेपर प्रेशर कम होगा उधर ही तो लगाओगे। तो हाई कंसंट्रेशन वाला साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन साइड लगाओगे। क्लियर है सबको, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अब ये बात क्लियर हुई तो एक बच्चे ने कहा कि सर क्वेश्चन पूछ लो, तो मैंने कहा मैं क्वेश्चन पूछता हूं। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूं, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, पेपर में कब आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाता हूं, मगर आएगा तो तुम कर पाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रखे, और ये बुकों में नहीं मिलते हैं, ये बुकों में नहीं मिलते हैं। क्यों, क्योंकि बुक में तो कट पेस्ट क्वेश्चन है, वही फार्मूले पर बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बुकों में कहां मिलता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम कहोगे पेपर बहुत टफ आया है, जबकि वो पेपर टफ नहीं है, पेपर वैसा ही है, बस आपको दिक्कत हुई है। देखो सारे बच्चे बताएंगे मेरे को, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, और ये हमारी SPM है, ये हमारी क्या है, SPM। अब आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बताइएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर exerted to stop osmosis in which side of
सॉल्यूशन, ऑप्शन ए सॉल्यूशन ए की साइड में, ऑप्शन बी सॉल्यूशन बी की साइड में। बताइए, पहला क्वेश्चन है कि भाई ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमें किस साइड वेपर प्रेशर एक्सर्ट कराना होगा, किस साइड कराना होगा? अच्छे से देख लो, जो पढ़ाया है उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा, जो पढ़ाया है उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा। बताओ बताओ बताइए। बताओ बताओ बताओ, अच्छे से बताइए। तो देखो, जिधर प्रेशर हाई होगा, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उधर वेपर प्रेशर कम होगा। तो कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तो इसका मतलब बी का वेपर प्रेशर कम है और ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है। बी का वेपर प्रेशर कम है, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है। और जिधर वेपर प्रेशर कम है या कंसंट्रेशन ज्यादा है, उधर अप्लाई करना पड़ता है। ऑस्मोटिक प्रेशर किधर अप्लाई करते हैं? जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां वेपर प्रेशर कम होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होगा बी साइड में। क्लियर है? क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिजाइन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 डिजाइन कर रहा हूं। मैंने आपको लिखा पीए इक्वल टू, ठीक है, 200 mm, तो पीबी इक्वल टू 130 mm। अब मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम। ए 70 mm, B 350 mm, C can data is insufficient, बताओ कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी यदि एक सॉल्यूशन ए है जिसका कंसंट्रेशन ये है, एक सॉल्यूशन बी है जिसका कंसंट्रेशन ये है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला जानते हैं, उनको ये नहीं पता कि ऑस्मोटिक प्रेशर रियल में होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होता है। तो भाई वैल्यू क्या होगी? ये होगी 70 mm ऑफ Hg। ये देखो कितना वेपर प्रेशर लगाना है? दोनों के डिफरेंस के बराबर वेपर प्रेशर लगाना है। तो आंसर क्या आया? 17 mm Hg। कितना आएगा? 17 mm Hg। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे और बताइएगा, डरिएगा नहीं, और बताइए। अब देखते जाओ, और ये बातें देखो मैंने लिख दी है, ये देखो ये भी लिख दिया है, किधर लगाओगे ये भी लिख दिया है। शॉर्ट नोट्स आपके पूरे प्रॉपर बनवा रहा हूं, आपका काम है उन सारी चीजों को याद रखना। अब मुझे बताओ, ऑस्मोसिस, मान लो कहीं पर ऑस्मोसिस हो रही है, कब तक ऑस्मोसिस होती रहेगी? कब तक होती रहेगी? जब तक दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तभी तक तो होती रहेगी। भाई ऑस्मोसिस हो रही है, तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होती है, तभी तो आप बार बार लिख रहे हो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
मगर ऑस्मोसिस होते 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 कभी तो रुकेगी। कब रुकेगी? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है? कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे। तो जब अपने आप ऑस्मोसिस रुकेगी तो क्या होगा? जब अपने आप ऑस्मोसिस रुकेगी तो क्या होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है, रीच एट इक्विलिब्रियम, रीचेज एट इक्विलिब्रियम। जब ऑस्मोसिस प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तब क्या होगा? तब दोनों के कंसंट्रेशन आपस में बराबर होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 के। ये देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 के। अब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसा आएगा? अब ये कराता हूं। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसा आएगा? अब ये कराता हूं। देखो जरा क्वेश्चन को समझो। मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन ए contains, solution A contains 200 gram water and solution B contains, solution A contains 200 gram water and solution B contains 100 gram water, 100 gram water. Suppose both solution have equal mole of solute, equal mole of solute. What amount of water transfer one solution to other solution in osmosis process attend इक्विलिब्रियम। जब ऑस्मोसिस प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तब कितना मास वाटर का एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की ओर जाएगा? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 33.34 ग्राम, नन ऑफ दिस। बताओ, अब जरा बताओ, ऑस्मोसिस चल रहा है, ऑस्मोसिस रुकेगा तो है ही। तो जब उसमें इक्विलिब्रियम आएगी तो इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम किसके रिस्पेक्ट में आएगी? कंसंट्रेशन बराबर होंगे, और कंसंट्रेशन बराबर होंगे तो ऑटोमेटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? यदि कंसंट्रेशन बराबर हुए तो ऑटोमेटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम पर आएगा, ऑस्मोसिस जब इक्विलिब्रियम अटेम्प्ट करेगा, उस जगह पे क्या होगा? दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन सेम होंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी सॉल्यूशन। हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन भी करा दूंगा, हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझा भी दूंगा, ठीक है? लोगों का काम है बुराई करना, लोगों का काम है दूसरों के बारे में झूठ बोलना, तो कुछ भी बोलेंगे। आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना,
ठीक है, आप अपने बारे में सोचो कि आप पढ़ाई करके सेलेक्ट हो जाओ। अब देखो मोल दोनों के बराबर है, तो मोल ऑफ ए बराबर है मोल ऑफ बी। अब देखो कभी कभी एक बात का ध्यान रखिएगा, बच्चे यहां पे परेशान हो सकते हैं। देखो कंसंट्रेशन का मतलब हम लोग समझते हैं मोलरिटी से। किससे समझते हो? मोलरिटी से। और यहां पर आपको यदि अच्छे से ध्यान दो तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है ना तो मोलरिटी और मोललिटी लगभग बराबर होती है। यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो मोललिटी और मोलरिटी लगभग बराबर होती है। तो आप इन दोनों को बराबर मान के ही इसको सॉल्व करोगे। तो हम देखो मोललिटी लिख रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों के सेम है, मास ऑफ सॉल्वेंट, अब इसका मास कितना है 200, इसका मास कितना है 100। अब बताओ 200 में से कुछ सॉल्वेंट इधर चला गया, क्यों? कंसंट्रेशन इसका कम है ना। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ऑस्मोसिस होती है, तो 200 में से कुछ सॉल्वेंट इधर चला गया। कितना चला गया? W चला गया। अच्छा जितना गया उतना इसको मिल गया। भाई ऑस्मोसिस किधर से किधर चलेगी? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। कंसंट्रेशन कम किसका है? जिसके पास 200 ग्राम सॉल्वेंट है। क्यों? सॉल्यूट के मोल बराबर है, तो पानी ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम है। सॉल्यूट तो बराबर है ना, तो पानी ज्यादा है कंसंट्रेशन कम है, तो ये डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर ऑस्मोसिस चलेगा ना, इसका मतलब ऑस्मोसिस ए से बी की ओर चल रहा है। तो जब ए से बी की ओर चल रहा है तो ए से पानी निकलेगा और बी को पानी मिलेगा, तो ए से कितना पानी निकल गया? W। तो उस सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन बचा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना हो गया? 200 माइनस W। अब इधर आओ, अब इसको पानी मिल गया, तो इसको जब पानी मिला तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। 100 था, W और मिल गया तो इतना हो गया। ये बराबर है, कट गए, तो 100 प्लस W 200 माइनस W। ठीक है, W इधर आ गया, 100 उधर चला गया, 2W इक्वल टू 100, W इक्वल टू 50 ग्राम। आंसर आ गया, W इक्वल टू 50 ग्राम। आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? मीनू देखो ऑस्मोसिस, पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस किधर से किधर चल रही है। क्यों? क्योंकि यदि ऑस्मोसिस हुई, भाई ये ऑस्मोसिस हो रही है, ये हमारी मेम्ब्रेन लगी है, अब इधर 200 ग्राम पानी है, इधर 100 ग्राम पानी है, ये ए सोल्यूशन है, ये बी सोल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो दोनों के कंसंट्रेशन बराबर होंगे। हाँ, तो भाई कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन से दूसरी सोल्यूशन की ओर वाटर गया, तो ऑस्मोसिस किधर से किधर चल रही थी? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका लो होगा? इसका। क्यों? इसमें पानी ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस ऐसे चल रही है ना, और जब ऐसे चल रही है तो इससे वाटर निकल गया, कितना निकल गया? W ग्राम, और इसमें वाटर जुड़ गया। तो जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके पास वाटर का मास कितना है? 200 माइनस W। जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके पास वाटर का मास कितना है? 100 प्लस W। ये देखो, बस सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। बात समझ पाए? दोनों के कंसंट्रेशन बराबर कर दिए, मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर थे तो कट गए, और मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें कितना बचा? 200 में से W निकल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बचा 200 माइनस W। 100 था, W और आ गया, तो 100 प्लस W। अब कर लिया, आंसर आ गया। कर लिया, आंसर आ गया। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो यार, बेचारे बच्चे हैं, है ना, नादान भी हैं और साथ साथ में बदमाश भी हैं।
किसी बच्चे ने कहा कि सर जो प्रेशर हम एक्सर्ट करा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सर्टेड एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सर्टेड एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे तो क्या होगा? जैसे दोनों तरफ के प्रेशर को बराबर करने के लिए हमें 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाना था, मगर आप तो जानते ही हो बच्चे सब तुम्हारी तरह हैं बदमाश। उन्होंने कहा अच्छा 2 लगाने से क्या होता है, इस ऑस्मोसिस रुक जाती है, 2 से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, चलो चलो देखें देखें। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो सारे बच्चे ही करते हैं ना, चलो देखते हैं यार क्या होता है। तो भाई ने क्या किया, 2 से ज्यादा प्रेशर लगा दिया। तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए था, ऑस्मोसिस रोकने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, इतना, इतना का मतलब P1 डिफरेंस P2, आपने उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, तो ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगी। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस अकर्स रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी दिशा में ऑस्मोसिस होने लगेगी, और इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर माइग्रेशन चलने लगेगा, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो उल्टी डायरेक्शन में ऑस्मोसिस चलने लगेगी। कॉन्सेप्ट वही है। क्यों? देखो कॉन्सेप्ट में जरा सा भी चेंज नहीं आया है, वो हमको लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ अलग किया है। जरा देखना, अभी इसमें डायरेक्शन बताओ, ये क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्शन बताओ क्या है। प्रेशर कम यहां है, प्रेशर ज्यादा यहां है, कंसंट्रेशन कम यहां है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अभी डायरेक्शन ये है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यही है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आपने क्या किया, इसको जरूरत कितनी थी, 70 की, आपने यहां से लगा दिया 100, तो अब बी साइड का प्रेशर कितना हो गया, बी साइड का हो गया 230, और ए साइड का कितना है 200। पहले भी ऑस्मोसिस किधर चल रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर किधर था 200, लो प्रेशर किधर था 103। अब हाई प्रेशर किधर हो गया, इधर 203, और इधर क्या है 200। अभी भी हाई प्रेशर से लो ही प्रेशर चल रही है, मगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई क्योंकि तुमने प्रेशर उधर ज्यादा कर दिया है, तुमने प्रेशर उधर ज्यादा कर दिया है। तो यदि आपने एक्सटर्नल प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगी, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चलने लगेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और ये क्या है, ये ध्यान रखना स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये प्रेशर लगाने पर हुआ है, अपने आप नहीं हुआ है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसीलिए डायलिसिस कराने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अपने आप आपकी बॉडी में डायलिसिस नहीं होती है, होती है अपने आप कि भाई तुम्हारा खून निकल गया नया खून चढ़ गया, अपने आप होती है कि बस आप एक क्या करो, एक ट्यूब लगा दो और वो टांग दो, खून की बोतल लगा दो और एक वो लगा दो सिरिंज निडल, अपने आप हो गया, इधर से खून निकल रहा उधर से चढ़ रहा है, मशीन के थ्रू चढ़ाया जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, आप खुद करा रहे हो, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट इस चीज को करा रहा है। तो ऑस्मोसिस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपने आप नहीं होता है, उसको कराया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो,
हाँ, किडनी खराब होती तो कराया जाता है किडनी के थ्रू। तो ध्यान रखना, रिवर्स ऑस्मोसिस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये किसी एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में होता है, ये एक एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में होता है, अपने आप नहीं होता है ना? ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छा, किसी ने कहा सर ठीक है, ये बातें तो हम समझ गए। क्या क्या समझ गए आप? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये समझ गए, ऑस्मोसिस से इक्विलिब्रियम आएगा तो ये समझ गए। आप में से बच्चों ने कहा कि सर ये चीज क्या होती है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, और हाइपोटोनिक क्या होता है? ये क्या चीज होती है, जरा अब इसको समझो। बहुत सिंपल सी बात है, देखो दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, ठीक है? इस सोल्यूशन का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो मैंने माना इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इस सोल्यूशन का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मैंने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर माना पाई 2। दो सोल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बता दिए, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है पाई 1, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है पाई 2। अब देखो आइसोटोनिक कब बोला जाता है, ये नॉमेनक्लेचर है, ये क्या चीज है, नॉमेनक्लेचर। आइसोटोनिक, एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का आइसोटोनिक कब बोला जाता है, जब उनके जब उनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो। यदि मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन ए आइसोटोनिक है सॉल्यूशन बी के, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है, मगर उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया है, टर्म यूज कर दिया गया है आइसोटोनिक। जैसे ये कहा जाए जितना नॉलेज सर्वेश दीक्षित को है उतना ही नॉलेज गरिमा को है, तो इक्विवेलेंट लगा दिया। अब इस चीज को मगर ऐसे बोला जाए कि सर्वेश दीक्षित आइसोटोनिक है गरिमा, अब गरिमा के पास जितना नॉलेज है, आइसोटोनिक का मतलब बराबर, कौन सी प्रॉपर्टी बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, कौन सी प्रॉपर्टी बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर। तो आइसोटोनिक टर्म का मतलब होता है बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो आपको कहा जाएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब वो दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है। अब देखो यदि बराबर नहीं है तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जरा इसको समझो, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है। यदि बराबर नहीं है तो मेरा नॉलेज ज्यादा होगा, गरिमा का नॉलेज कम है, या गरिमा का नॉलेज ज्यादा है मेरा नॉलेज कम है। तो जिसका ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपर, और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं हाइपो। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यदि इनमें से किसी एक का ज्यादा है, भाई बराबर है तो आइसोटोनिक, अब बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, यदि बराबर नहीं है तो कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा, है कि नहीं? यदि बराबर नहीं है तो कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा, तो ज्यादा वाले का नाम होता है हाइपरटोनिक।
हाँ बच्चों, अब जरा देखो ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है आप सब? ओके। एक्चुअल में क्या है कि आपको तो पता ही है आजकल बारिश और आंधी तूफान का मौसम है, तो अचानक नेट चला गया था। ठीक है, अचानक नेट चला गया, तो हो सकता है ऐसा हो, है ना? तो ध्यान रखिएगा, मैं वापस आ जाऊंगा 2-3 मिनट में, जैसे ही वापस आएगा। तो अचानक क्या है, नेट चला गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ाना शुरू करता हूं। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? देखो, तो आइसोटोनिक कब है? जब दोनों के वेपर प्रेशर बराबर होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कब आएगा? यदि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब किसी एक का ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा। जिसका ज्यादा है उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक, और जिसका कम है उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, ये जो है लैंग्वेज का खेल है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कुछ ऐसा है, जरा देखिए, यदि आप, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, प्रिंस के पास 70 रुपए है, अब ज्यादा मेरे पास है, तो मेरी तरफ से बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा कि सर्वेश सर के पास ज्यादा रुपए है प्रिंस से। नाम के हिसाब से तो उसी के पास ज्यादा होने चाहिए, है ना? प्रिंस के पास ही ज्यादा होने चाहिए। अब प्रिंस की तरफ से क्या बोला जाएगा? प्रिंस के पास कम रुपए हैं सर्वेश सर से। अब बात एक ही बोली जा रही है, मगर हमारे में टर्म यूज हो रहा है ज्यादा और प्रिंस में टर्म यूज हो रहा है कम, है? ऐसा ही हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होता है। यदि सोल्यूशन 1 की तरफ से बोलोगे तो आप कहोगे सोल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक ऑफ सोल्यूशन 2। हाइपरटोनिक का मतलब इसका वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सोल्यूशन 2 से। सोल्यूशन 2 की तरफ से बोला जाएगा तो बोला जाएगा सोल्यूशन 2 इज हाइपोटोनिक ऑफ सोल्यूशन 1, मतलब सोल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सोल्यूशन 1 से। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो का मतलब होता है कम। और आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल। आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल। तो बात समझ पाए आप लोग? आप लोग बात समझ पाए? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। यदि कहा जा रहा है सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी का आइसोटोनिक है, इसका मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। सोल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक ऑफ सोल्यूशन बी, इसका मतलब सोल्यूशन ए का ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है सोल्यूशन बी से। सोल्यूशन ए इज ए हाइपोटोनिक ऑफ सोल्यूशन बी, इसका मतलब सोल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सोल्यूशन बी से। लैंग्वेज का मतलब समझ पाए? आइसो का मतलब इक्वल, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। और क्या इक्वल, क्या ज्यादा, क्या कम? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये लैंग्वेज पास की गई है। ये समझ पाए सारे लोग? यस या नो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ गए कि किसको किसको क्या क्या बोलोगे, ये आपको आइडिया हो गया है। तो देखो, मैं यहां पर उस पर लिख भी देता हूं सीएसडी में कि यदि आपके पास दो सॉल्यूशन है तो उनके बीच में कितने तरह के रिलेशन स्टेबलाइज हो सकते हैं। तो यदि आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, सॉल्यूशन 2 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, तो
पाई 1 बराबर है पाई 2 का, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक है। वो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक है। यदि पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन 1 हाइपरटोनिक है सोल्यूशन 2 का। सोल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक ऑफ सोल्यूशन 2, हाइपरटोनिक ऑफ सोल्यूशन 2। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब यही लैंग्वेज सोल्यूशन 2 के रिस्पेक्ट में बोली जाए तो क्या लिखोगे, सोल्यूशन 2 इज हाइपोटोनिक ऑफ सोल्यूशन 1, हाइपोटोनिक ऑफ सोल्यूशन 1। ये देखो, बात समझ पाए, बात समझ पाए सब लोग? तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं, आइसो का मतलब होता है इक्वल, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो का मतलब होता है कम। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यस। यदि ये बातें क्लियर है तो देखो, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी बातें पढ़ा दी। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सब वो कराए हैं जो थ्योरी को क्लियर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराए। क्यों नहीं कराए हैं अभी मैं बताऊंगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अब इसके बाद कराना चालू करूंगा। अभी तक मैंने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराए, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हम लोग अभी एक साथ करेंगे कल की क्लास में। आज तो शायद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यार, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है जरा बताओ। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हो। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हो और किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करती हो, दोज फिजिकल प्रॉपर्टी, those physical property which is only depend upon number of mole of solute particle, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर क्या है इससे भी कोई लेना देना नहीं है। साइज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज क्या है इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ओनली नंबर से लेना देना है। ओनली किससे लेना देना है? उसके नंबर से। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट मोटा है, पतला है, कैसा साइज का है, उससे कोई फर्क नहीं है। सॉल्यूट का नेचर कैसा है, आयन है, न्यूट्रल है, इससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। पोलर है, नॉन पोलर है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। देखो, ना तो उसके नेचर से लेना देना है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल आयन है या न्यूट्रल है, या सॉल्यूट पार्टिकल पोलर है या नॉन पोलर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ नंबर कितने हैं इससे लेना देना है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई ए। चेक करो, ये सिर्फ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। कौन? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसीलिए इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तीसरा, डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसकी भी वैल्यू सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। और अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ये चार क्या हुआ बच्चों? दोस फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एक बच्चा लिख रहा है रॉन्ग। विशाल बेटा क्या है, क्या दिक्कत आ रही बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? तो गौर सुनो, वेपर प्रेशर और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। एक्सबी होगा ना सर? एक्सबी क्या है? अरे प्रभु, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा है। अरे यार, ये रफ कर देता हूं। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा है। ये केबीएम, केएफएम, और ये एक्सए के बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई ए। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई ए होता है। तो देखो गौर सुनिएगा, वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। काई इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड, सही कह रहे हो। तो देखो, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं ये सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करती। देखो, मैंने आपसे कहा, ठीक है, मैंने आपसे कहा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा साइज ऑफ सॉल्यूट, तीसरा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, चौथा ऑल। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। और यही क्वेश्चन मैं फिर पूछता हूं, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, आपने आंसर दिया सी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, ना तो नेचर पे डिपेंड करता है ना साइज पे, सिर्फ नंबर पे। अब मैं इस क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर देता हूं। देखो, बच्चों से गलती कहां हो जाती है? बच्चों से गलती सिर्फ ऐसे हो जाती है। देखो,
देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। अब आंसर बताओ। अब वो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? यदि पानी में आप शुगर डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा, पानी में नमक डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा, है ना? तो अब नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, यस, बॉइलिंग पॉइंट सब पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज ज्यादा है तो वो स्केप करके ऊपर नहीं जा पाएगा, हैवी है। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज कम है तो आसानी से वेपराइज हो जाएगा। तो इस पर भी डिपेंड करेगा, नंबर पे भी डिपेंड करेगा। अब आंसर ऑल आएगा। अब आंसर क्या आएगा? ऑल। अब आंसर ऑल आएगा, जरा समझिएगा। तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, जोश में मत भागते चले जाना कि बस बॉइलिंग पॉइंट देखा नहीं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मान बैठे, बॉइलिंग पॉइंट देखा नहीं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मान बैठे, है ना? आपको देखना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेंगी। बॉइलिंग पॉइंट तो सब पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट सब पे डिपेंड करता है। यदि सॉल्यूट पार्टिकल के साइज अलग अलग है तो भी डिपेंड करेगा, तो भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? क्लियर है। अब बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, तो बच्चों ने कहा सर क्लियर है, तो मेरा मन हुआ कि यार इनसे एक क्वेश्चन पूछ लो। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि क्लियर है, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा, बताओ भाई इसका आंसर दो, आंसर दीजिए, सब लोग आंसर दें, और सही आंसर देने की हो रही है। विच वन इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? क्या बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? क्या वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? विच वन इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है मुन्ना? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आंसर कौन है? सी। सी इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब जरा देखो प्रॉब्लम क्या आई। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन पढ़ ली तो अब एक और चीज आ गई, वांट ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर। अब देखो ये क्या चीज है आपको समझाता हूं। प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए मैंने ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सब लोग गौर समझिएगा, ठीक है। अब ये एक सॉल्यूशन है, दो रास्ते हैं। अब ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट ऐसे आ गया। ये सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। ऐसे आके इनके बीच में रुक गया, ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसे। गौर से समझिएगा। आपसे मैंने कहा कि एक काम करो, इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितना है। तो आपका तरीका क्या है? एक्सपेरिमेंटल तरीका ये है, देखो एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या है? एक्सपेरिमेंटल तरीका तो ये होगा ना
एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होगा जरा बताओ। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ये होगा कि पहले मैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट लूंगा, इसको हटा दिया, सॉल्यूट हटा के पहले मैंने क्या किया, सिर्फ पानी का बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, पानी को हीट किया, देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, जो भी सॉल्वेंट है तो हम पानी मान लेते हैं, मैंने पानी को हीट करके इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, तो भाई सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो आ गया एक्सपेरिमेंट से, ये एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ गया सपोज करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सॉल्वेंट मैंने वाटर मान लिया। अब इसमें तुमने क्या किया, सॉल्यूशन बना दिया, अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, अब मैं इसको हीट करूंगा, और हीट करूंगा, पानी को हीट करूंगा, सॉल्यूशन को हीट करूंगा, हीट करके मैं देखूंगा कहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, मैंने चेक किया तो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया 103 डिग्री सॉल्यूशन का। तो बताओ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 103 माइनस 100 बराबर 3 डिग्री। सही है कि नहीं, सही है। ये एक्सपेरिमेंटल है, क्या इसमें तुमने कोई फार्मूला यूज किया है, नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट से, फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। आपने पहले क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट देखा, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखा, उनका डिफरेंस निकाल दिया, वही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये क्या हुआ बच्चों, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब मैं करता हूं थ्योरेटिकल मेथड। मान लो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के पैसे नहीं है, या मैं बैठा हूं पेन कॉपी लेके पेपर में, तो देखो थ्योरेटिकल मेथड क्या होता है, थ्योरेटिकल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड वो होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो क्या करो, केबी की वैल्यू डाल दो और मोलरिटी डाल दो। आपने केबी की वैल्यू डाल दी, ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा किसी भी सॉल्वेंट के लिए फिक्स है। तो यार जैसे ही हमने देखा कि हम पानी लगा रहे हैं तो पानी के केबी की वैल्यू फिक्स है। अब हमने देखा कि मैंने क्या किया है, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम सॉल्यूट डाला है, तो मोलरिटी भी निकल आएगी, हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, आप कह रहे हो कि हमने 1 लीटर पानी में 10 ग्राम सॉल्यूट डाला है, तो मैंने मोलरिटी निकाल के यहां डाल दी। मैंने क्या किया, मोलरिटी निकाल के डाल दी। सपोज करो इसकी मोलरिटी ये आई, सपोज करो इसकी मोलरिटी ये आई, ये कट गया। अब देखो कितना आ गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और 3 डिग्री सेंटीग्रेड को ही 3 केल्विन भी कह सकते हो, यहां पर भी यही है। जब डिफरेंस हो तो डिफरेंस को चाहे सेंटीग्रेड में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, बात एक ही होती है। डिफरेंस को चाहे केल्विन में लिखो चाहे सेंटीग्रेड में लिखो, बात एक ही होती है। तो अब गौर समझो, अब ये वाला क्या एक्सपेरिमेंट किया आपने, इसमें आपने फार्मूला लगाया है, आपने पेन कॉपी पे बैठे, हम लैब भी नहीं गए कहीं नहीं गए, यहीं पे लिया पेन कॉपी पे बैठे, अच्छा सॉल्वेंट कौन सा लिया आपने, वाटर लिख दिया, अच्छा कितना सॉल्यूट डाला है, इतने ग्राम, कितना सॉल्वेंट था, इतने ग्राम, मोलरिटी निकाल के मैंने बता दिया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 3 आएगा। और भाई ने एक्सपेरिमेंट से किया तो भी 3 आया। इसका मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़े हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर आ रही है ना, और थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारी थ्योरी सही है, हमारी थ्योरी सही है। क्या इतनी बात सब लोग पहले समझ पाए हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके और एक जो हम लोगों ने पढ़ाई की है पेन कॉपी पर, थ्योरी मेथड से, थ्योरी मेथड से। यहां तक ठीक है सबको, बस बताओ क्योंकि खेल खत्म होने वाला है, बस ये बता दो यहां तक ठीक है। ये बेटा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सबको याद होती है, मतलब पेपर में दी जाएगी, मुझे याद थी इसलिए मैंने लिख दी, मैं तो एक मतलब एक एग्जांपल दे रहा था आपको, है ना।
ये बात समझ में आई? अच्छा, अब गौर समझो। तो देखा गया कि बहुत सारे सॉल्यूशन है। जैसे मैंने अभी वाटर और शुगर का सॉल्यूशन लिया, फिर वाटर और नमक का सॉल्यूशन ले रहा हूं, फिर हाँ, सही है। आवाज आ रही है अब? अच्छा, आप लोग बातें नहीं करो। तो अब क्या हुआ, अब मैंने इसी तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन लिखे। तो जब बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने चेक किए तो मैंने देखा कि बहुत सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू मैच कर रही है। मतलब यदि मैंने 100 सॉल्यूशन पर ये चेक किया तो 100 में से 70 सॉल्यूशन पर क्या हो रहा है कि जो मैं थ्योरी से वैल्यू निकाल रहा हूं और जो एक्सपेरिमेंट से निकाली जा रही है मैच कर रही है, और 100 में से 30 सॉल्यूशन पर मैच नहीं कर रही है। थ्योरी से अलग वैल्यू आ रही है, एक्सपेरिमेंट से अलग आ रही है। यदि थ्योरी गलत होती तो किसी पर मैच ना करती, और थ्योरी सही है तो सब पे मैच क्यों नहीं कर रही है, 70 पे क्यों मैच कर रही है? तो ये हुआ कि यार जो हम लोग थ्योरी करके आए हैं इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ भी है। ये जो मैंने थ्योरी की है, कहां गया भाई ये, इन्होंने कहा यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि हमारी 70 सॉल्यूशन पे थ्योरी ठीक बैठ रही है, 30 पे गलत बैठ रही है। इसका मतलब एक बात प्रूफ है कि थ्योरी सही है, और दूसरा ये भी प्रूफ है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर आए वांटाप भैया। वांटाप भैया ने कहा तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, बताओ हमें क्या बात है। तो बताया गया कि यार क्या है ना, 100 सॉल्यूशन है, 100 सॉल्यूशन में 70 पे ये सारे फार्मूले काम कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वही वैल्यू इनसे निकल के आ रही है, मगर 30 सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो गड़बड़ कहां है? सब लोग अपने बाल नोच रहे थे। तो वांटाप ने कहा क्या है यार, बवाल काट रखा है तुम लोगों ने, इतनी छोटी सी बात। तो सब लोग ने उनको घूरते हुए देखा, अच्छा इतनी छोटी सी बात है, यहां तो सबका धुआं निकला जा रहा है, तुम्हें छोटी सी बात लग रही। तो वान ठाप ने कहा देखो मुन्ना, अब मैं बताता हूं। तो वान ठाप ने कहा ये बताओ डिफिनीशन क्या लिखी तुमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की? उन्होंने कहा ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ 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 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो उन्होंने कहा मुन्ना, जब तुमने डिफिनीशन में ये लिख रखा है कि सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब तुम सॉल्यूट के नंबर ही गलत निकाल रहे होगे। इसका मतलब तुम सॉल्यूट के नंबर ही गलत निकाल रहे होगे, क्योंकि जब वो डिपेंड ही सॉल्यूट के पार्टिकल पे करता है, जब तुम ये कह रहे हो कि ये सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटिंग वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब वहां पर तुम सॉल्यूट के नंबर गलत निकाल रहे हो। तो लोगों ने कहा अच्छा इधर आओ, 70 जगह पे हम सही निकाल रहे हैं, 30 जगह पे हम गलत निकाल रहे हैं, कैसे कैसे? तो उन्होंने कहा मुन्ना यही खास बात है। तो देखो वान ठाप ने क्या समझाया। वान ठाप ने कहा कि देखो यार गलती तुम लोग कहां कर रहे हो, जिसकी वजह से कभी तुम्हारा आंसर मैच करता है कभी नहीं मैच करता है। तो पूछा गया बताओ। तो वान ठाप ने कहा तुम कैसे निकालते हो? तो वान ठाप को बताया गया कि भाई देखो हम लोग केबी की वैल्यू डालते हैं। कहा ठीक है। मोलरिटी डालते हैं। तो उन्होंने कहा मोलरिटी कैसे निकालते हो? उन्होंने कहा हम ऐसे निकालते हैं कि भाई देखो हम ऐसे निकालते हैं कि भाई मैंने 10 मोल NaCl डाला, तो मोलरिटी निकालने में हम ऐसा कर देते हैं मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻³ तो मोल ऑफ सॉल्यूट रखे 20। मान लो कि ये 100 ग्राम है सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट रखा 100 इंटू 1000, ऐसे निकालते हैं। तो वान टापने का मुन्ना यहीं पे गलती हो गई। वान टापने का मुन्ना तुम लोगों से यहीं पे गलती हो गई। तो सब लोग देखते कहते अच्छा क्या गलती हो गई, जरा बताना क्या गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुमने सॉल्यूट के पार्टिकल कहां के रखे, यहां के रखे। उन्होंने कहा हाँ। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसका निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सॉल्यूट पानी में जा रहा हो तो अपने नंबर चेंज कर दे रहा हो। तुमने 10 सॉल्यूट डाले 10 मोल, पानी में गया तो वो 20 हो गया, या पानी में गया तो वो 7 हो गया। तो लोगों ने कहा यार क्या यार ऐसे अपने आप कैसे चेंज कर लेगा। तब वान ठाप ने बताया कि प्रभु जो मॉलिक्यूल है वो पानी में जाके डिसोसिएट भी तो हो सकता है, और डिसोसिएट होगा तो नंबर बढ़ जाएंगे। देखो उन्होंने कहा यदि NaCl को तुमने पानी में डाला तो पानी में NaCl क्रिस्टल ऐसे हो जाएगा ना इक्वस आयन में। तो 10 मोल NaCl है, पानी में ना डालने से पहले टोटल मोल कितने हैं पार्टिकल के, 10 मोल सॉल्यूट पार्टिकल है। पानी में ना डालने से पहले सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं 10 मोल। अब पानी में डाल दिया तो ये तो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल का क्रिस्टल था अब वो ऐसे चेंज हो गया ऐसे। तो 10 ये आए और 10 ये आए, तो अब सॉल्यूशन में तो 20 मोल सॉल्यूट पार्टिकल हो गए। सॉल्यूशन में 20 मोल सॉल्यूट पार्टिकल हो गए। उन्होंने कहा आपने खुद कहा है कि सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो चाहे न्यूट्रल हो चाहे आयन हो, साइज पे डिपेंड नहीं करता, नंबर पे डिपेंड करता है। तो देखो साइज चेंज हो गया, ठीक है, चार्ज चेंज हो गया, मगर नंबर भी चेंज हो गए। ये देखो, तो वान ठाप ने समझाया कि बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं करेंगे, तो आपका आंसर और एक्सपेरिमेंटल आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल तुमने यहां काउंट किए उतने ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर भी हैं। क्यों, क्योंकि ना तो उसने डिसोसिएशन किया ना एसोसिएशन किया। मगर वो मॉलिक्यूल जो पानी में जाने पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन करते हैं उनमें आपके नंबर और उनके नंबर अलग अलग आएंगे। क्यों अलग आएंगे, क्योंकि तुमने मोल रखे कितने 10, सॉरी यहां 10 रखने थे यार, यहां 10 रखने थे। तुमने मोल रखे हैं 10 और रियलिटी में मोल कितने हैं पानी के अंदर 20। तो तुम क्या कर रहे हो, मोल आप सॉल्यूट गलत रख रहे हो। तुम रख रहे हो 10 और रियलिटी में पानी के अंदर कितने 20, इसलिए तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो वान ठाप ने क्या किया, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये बता दिया कि देखो तुम्हारी थ्योरी सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, बस जरा सी गलती है। जरा सी गलती ये है कि जो तुम सॉल्यूट के नंबर रख रहे हो वो यहां वाले रख रहे हो, यहां वाले, और जबकि यहां वाले रखने हैं, सॉल्यूशन के अंदर वाले रखने हैं। क्यों, क्योंकि जब सॉल्यूट इसमें डाला जा रहा है तो कभी कभी एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी कर रहा है। तो वान ठाप से पूछा गया कि पानी के अंदर वाले सॉल्यूट पार्टिकल कैसे निकाले जाएं, पानी के अंदर के सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर कैसे निकाले जाएं। सारे बच्चे पहले ये बात समझ पाए, यस या नो में जवाब दे। जो मैंने अभी बताया कि प्रॉब्लम क्या थी और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है, अब ये बता रहा हूं। ये तो समझ पाए ना कि प्रॉब्लम क्या थी। हम लोगों ने जितनी थ्योरी पढ़ी उसमें सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर यहां के रखे कि 10 मोल डाल रहा हूं, 3 मोल डाल रहा हूं, और जबकि एक्सपेरिमेंट में यहां वाले काउंट होते हैं।
तो वान ठाप ने इनको प्रॉब्लम बता दी, तो लोगों ने कहा वान ठाप अब सोल्यूशन भी तुम ही बताओ, सोल्यूशन भी तुम ही बताओ। तो वान ठाप ने कहा यही दिक्कत होती है, यदि उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हो। अब तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, अब तुम कह रहे हो कि नहीं मैं ही सल्यूट पार्टिकल के नंबर भी बताऊं। तो वान ठाप ने कहा एक काम करो। कहा क्या काम करें? तो वान ठाप ने कहा ये मान लो सपोज नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन पहले कितने थे n, अब लिख दो in। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितने हैं? in है। I को वान ठाप को रिगार्ड देने के लिए इसका नाम दे दिया गया वान ठाप फैक्टर। I को क्या बोलने गया? वान ठाप फैक्टर। क्यों? वान ठाप भैया की इज्जत बढ़ानी थी। क्यों बढ़ानी थी? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या को उन्होंने सॉल्व कर दिया था। तो I को नाम दे दिया गया वान ठाप फैक्टर। तो वान ठाप ने कहा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल n ना बोल के in बोलो। n यहां के नंबर है, n मोल यहां के नंबर है। हम कह रहे हैं सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो in है। तो लोगों ने कहा ठीक है, ये भी मान लिया, मगर I निकालोगे कैसे? तो उन्होंने कहा मैं बता रहा हूं, पहले आप फार्मूला सही करो। तो रियल में जो फार्मूला है, अब गौर समझो, अब आपको यह समझ में आएगा कि मैंने अभी तक न्यूमेरिकल ज्यादा कराए क्यों नहीं थे। रियल में जो फार्मूला है, तो उन्होंने वान ठाप ने ये फार्मूले चेंज करके ऐसे लिख दिए। उन्होंने कहा वो फार्मूले आप कभी यूज नहीं करोगे क्योंकि वो आधे अधूरे फार्मूले हैं, आप यूज करोगे ये फार्मूला। इसका मतलब होता है ये, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि जहां जहां सल्यूट के नंबर है वहां वहां क्या कर दो? in कर दो। ये देखो, उन्होंने कहा ये फार्मूला आप कभी नहीं लगाओगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काइए कभी यूज ही नहीं करोगे। आप पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई काइए यूज करोगे। और आई काइए का मतलब ये होता है, ये जो लिखा है ना ये गलत लिखा है, बुकों में भी यही लिखा रहता है, मगर ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, इसका सही रिप्रेजेंटेशन ये है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू बी आई आ गया ऐसे। और ये कैसे आ गया? क्योंकि भाई ऐसे लिख दिया गया, जहां मोल ऑफ सल्यूट थे वहां पे क्या कर दिया गया? ऐसे कर दिया गया। ये देखो, तो ये वाला आई आगे आ जाएगा क्योंकि नीचे आई नहीं है, तो ये सही लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। क्यों? क्योंकि नीचे आई नहीं है, तो आप इसको आगे ला सकते हो। ये आगे कैसे ला सकते हो? नीचे भी तो आई है। आप इस चीज को ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, ये तो गलत लिखा है, मगर बुकों में लिखा है इसलिए लोग लिखते हैं, तुम मत लिख देना। ये भी देखो सही लिखा है। क्यों? इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इस ब्रैकेट को पहले हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे मेरी मक्कारी जो है ना यूज हो पाए। बार बार यही लिखने से अच्छा है इसको फिर से लिख दो। तो ये जो आई है वो आगे आ गया, ये जो आई है वो आगे आ गया। क्यों? नीचे आई नहीं है, इसमें नीचे भी आई है। तो ये जो लिखा जाता है, टीचर भी बहुत सारे लिखते हैं, बहुत सारे टीचर भी ये लिखते हैं, वो सब गलत लिखते हैं। ठीक है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ये गलत रिप्रेजेंट। बहुत बार तो मैंने इंटरव्यू में पूछा है कि इसको जरा फुल फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो कई तो मान लो टीचर भी गलत लिख देते हैं, है ना। उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं भी हो सकता है पूरे तालाब का एक बूंद भी ना जानता हूं, मैं पूरे तालाब का एक बूंद भी ना जानता हूं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लोग सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। तो बस तुम ये ध्यान रखना कि कभी ये फार्मूला मत यूज करना, ऐसे यूज करना। ये ठीक है, ये ठीक है, और इसी तरह से ये भी ठीक है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है
R इंटू टी, और C क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें भी I सिर्फ ऊपर आया है, इसमें भी I सिर्फ ऊपर आया है, तो ये भी ठीक है, मगर ये गलत लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। सारे लोग लिखते हैं और ये फार्मूले में लगा दोगे तो गलत आंसर आएगा। हो सकता है कई बुकों के आंसर भी मैच कर जाए, मगर ध्यान रखना उन लोगों ने गलत सॉल्व कर रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है, बुक में यदि कोई सोल्यूशन होता है तो बच्चे का भी कॉन्फिडेंस हाई होता है और टीचर का भी कॉन्फिडेंस हाई होता है कि यार इसने तो सही किया होगा, हम ही को नहीं आ रहा है, और जो लिख रहा है वो भी टीचर ही है, ये शायद भूल जाते हो, या उनका कॉन्फिडेंस इतना लो है कि उसके आंसर को चैलेंज करने में डर जाते हैं कि चैलेंज कैसे करें। मुझे ध्यान है 2023 में केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन आया था, तो जब संकल्प भारत में थे, संकल्प भारत था तब। अब क्या था, वहां तो अकेले मैं था संकल्प भारत में, तो मैंने यार पेपर का सोल्यूशन बना दिया। अब क्या हुआ कि मैंने जो सोल्यूशन लगाया वो सिर्फ आकाश ने लगाया, ना तो एलन ने लगाया, ना और किसी ने लगाया। तो मैंने कहा यार अकेला मैं हूं, और बाकी सबके आंसर अलग अलग है, जिनके पास 100 टीचर है, 500 टीचर है, 300 टीचर है, और यहां अकेला मैं। तो मेरा थोड़ा सा तो डगमगाया कि ऐसा तो नहीं कहीं मैं गलती कर रहा हूं। मगर फिर मैंने एक बार और देखा, 2-4 बार सॉल्व किया, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं शायद अपनी जगह सही हूं। तो मैं खड़ा रहा, मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से आंसर यही है, यही है, यही है। जब एनटीए ने आंसर की रिलीज की तो वही आंसर टिक किया जो मैंने बताया था, या आकाश ने बताया था, एक दो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट और ने बताया था, मगर ये बड़े बड़े सबने गलत बताया था। तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस, देखो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा जब मेरा डगमगा सकता है, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, है ना। क्यों, क्योंकि उधर लाखों की जनता खड़ी है। अब जब लाखों की जनता खड़ी तो आपको डर लगेगा कि यार लाखों लोग गलत कैसे बोल सकते हैं। तो भाई किसी के पास, किसी के इंस्टीट्यूट में 300 टीचर हैं, किसी के इंस्टीट्यूट में 100 टीचर हैं, और यहां हमारे पास ले दे के 3 लोग थे, एक मैं था, ठीक है, एक बीटी सर थे, और एक शायद 2 ही थे उस समय, सुधांशु सर भी थे। अब वो दोनों है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, पूरी केमिस्ट्री मैं ही जानता हूं सिर्फ, और वो क्वेश्चन फिजिकल का था तो अकेला मैं ही था सॉल्व करने में। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने कह दिया तो बस यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं भी डरा कि यार मैं भी इंसान हूं, मैं भी पढ़ता ही हूं, ठीक है, और मेरे से ज्यादा भी नॉलेज वाले लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो मैं भी डरा कि मैं जो आंसर दे रहा हूं, एक तो मैं अकेले हूं, डिस्कस किससे करूं, तो मैं जो आंसर दे रहा हूं ऐसा तो नहीं कि गलती हो रही हो मेरे से। तो मैंने उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर मैंने अपने हथियार निकाले। हथियार मतलब बुक, ऐसी बुक है मेरे पास जो सिर्फ एक चैप्टर की एक बुक है, मतलब जैसे केमिकल काइनेटिक्स है तो पूरी इतनी मोटी बुक वो सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स की है। मैंने उसको एक बार पलटा कि यार ऐसा तो नहीं मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार तुम सही कर रहे हो, तो मैं टिका रहा। तो इसके क्वेश्चन ये इस तरह से सॉल्व करके कई बुकों में गलत भी मिलेगा। ऐसा ना करना कि कई बुकों में गलत मिले, तुमको अच्छा लगता है सर्वेश सर ही गलत बता रहे थे यार, ये बुक वाला तो सही कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये किसी ने लगा रखा है तो गलत लगा रखा है। इस फार्मूले को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, और ये कई बुकों में मिलेगा, क्योंकि मैं भाई जाने कितने साल से पढ़ा रहा हूं, तो कई बुक बच्चे लेके सामने देख चुके हैं। ऑनलाइन में तो मैं पिछले 5 साल से, 4 साल, 4.5 साल से आया हूं ना, उससे पहले तो ऑफलाइन में था, तो बहुत सारे बुक बच्चे लेके आते थे, सर इन्होंने तो ऐसे सॉल्व किया है, किसी का पैकेज, किसी का कुछ, तो समझाना पड़ता था यार ये गलत सॉल्व है जिसने भी किया है। बहुत लोगों ने सही भी सॉल्व किया, ऐसा भी नहीं है। तो बात समझ गए। तो वान ठाप ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वान ठाप ने कहा जहां जहां सोल्यूट के मोल है वहां वहां एन की जगह एनआई कर दो। तो सब लोगों ने कहा ठीक है यार एनआई कर देते हैं। फिर वान ठाप से पूछा गया आई कैसे निकालोगे, ये आई निकालोगे कैसे। तो वान ठाप ने कहा ये आई मैं कल निकालूंगा, आज नहीं निकालूंगा। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं निकालोगे आज, उन्होंने कहा टाइम हो गया क्लास का, अभी अगली क्लास है मंथन 2.2 की, अभी अगली क्लास है मंथन 2.2 की। तो ये जो आई है कल निकलेगा, और कल आपको पूरे टाइम क्वेश्चन करने हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं 10-15 मिनट या 20 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद पूरा टाइम हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल।
क्यों? क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि इन फार्मूले पे मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं कराए, क्योंकि ये फार्मूले आधे अधूरे हैं, ये सारे फार्मूले आधे अधूरे हैं। तो ना तो मैंने कभी अभी तक इस पर क्वेश्चन कराया, ना इस पर कराया, ना इस पर कराया, ना इस पर कराया, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूले हैं, ये यूनिवर्सल है, हर सिचुएशन पे लगेंगे। तो कल हम लोग वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे, और कल वांट ऑफ फैक्टर निकालने सीखने के बाद क्वेश्चन करेंगे। तो कल का दिन जो होगा वांट ऑफ फैक्टर निकालने तक थ्योरी चलनी है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के, कि कितने तरह के क्वेश्चन वो तुमसे पूछ सकता है, कितने तरह के वो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। तो कल मिलूंगा, ठीक है। जल्दी से क्लास वाइंड अप करता हूं, क्योंकि मुझे भी 10 ही 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में जाने के लिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है बच्चों।